नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो सिर्फ नीति या योजना की बात नहीं है, बल्कि हमारी हर रोज की जिंदगी और सोच से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत की पारंपरिक कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को फिर से जीवन दे रहा है। उन्होंने तमिलनाडु के एरी टैंक और राजस्थान के जोहर जैसे उदाहरण दिए जो दिखाते हैं कि भारत के पास हमेशा से नेचर फ्रेंडली सोच रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लेख को शेयर भी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसे शेयर किया और लिखा कि ये लेख दिखाता है कि इंडिया इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, इट इज प्रैक्टिसिंग इट। यानी भारत अब एनवायरमेंट की बातें सिर्फ कर नहीं रहा बल्कि करके भी दिखा रहा है। भारत ने इस मिशन को पूरी दुनिया के सामने रखा और ग्लोबल लीडर्स ने इसे सराहा क्योंकि ये मूवमेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये विचार प्रधानमंत्री ने पहली बार COP26 ग्लासगो में पेश किया था। बाद में ग्लोबल मूवमेंट के रूप में ये लॉन्च हुआ और यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये केवल क्लाइमेट पॉलिसी की बात नहीं है बल्कि हमारे बिहेवियर, हमारे चॉइसेस और हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और आज की चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ब्रिजेश कुमार दुबे जुड़े हुए हैं जो कि प्रोफेसर हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, द सर्कुलर इंजीनियरिंग रिसर्च ग्रुप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेश जी आपका, शुक्रिया सन टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर सैयद आरिफ वली जुड़े हुए हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं लैंड रिसोर्सेज डिवीजन, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वली, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वली, शुरुआत आपसे ही कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मिशन लाइफ का जिक्र किया, आपने एक्स की पोस्ट में उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मूल विचार है माइंडफुल यूज बनाम माइंडलेस कंजम्पशन, जो हम जानते हैं कि इस मिशन का भी कहीं ना कहीं इसके पीछे यही विचार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज का क्लाइमेट टारगेट्स पर कितना रियल असर पड़ सकता है? क्या हमारे घरों से निकलने वाले छोटे छोटे बदलाव जो मेजरेबल इम्पैक्ट है वो ला सकते हैं? अगर मिशन लाइफ को, इसके विचार को, इसके बैकग्राउंड को हम समझें तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में मुझको आमंत्रित किया। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में 2021 में COP26 में इसको यूएन के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया। एक्चुअली ये एक जन आंदोलन है और इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग अंधाधुंध और विनाशकारी उपभोग कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम सोच समझकर और जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करें ताकि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण किया जा सके। दूसरी बात, इसका मकसद ये है कि लोगों और समुदायों को प्रेरित करना कि जो प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाए और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए बल्कि उसके साथ संतुलन में रहें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में मिशन लाइफ का तो नींव रखी गई, लेकिन एक और चीज है जिसमें भारत का कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य 1 नवंबर 2021 में ग्लासगो में रखा गया और उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषित किया कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करेगा ताकि उसकी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा, उतना ही मात्रा उसे अवशोषित या संतुलित किया जाएगा। तो हमारे जो किसान भाई हैं और जो हमारे फॉरेस्ट है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर कर पा रहा है, इसके लिए हमें आगे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो वन है वो सीमित हैं, लेकिन जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसके ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा लगना पड़ेगा और जिसकी वजह से हमारे जो किसान हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ आगे जाएं। और जैसे कि आपको मालूम है कि पेरिस में COP जो 21 हुई थी, COP 21 में एक 2015 में जो हुई थी उसमें एक एनडीसी टारगेट्स रखे गए थे हर एक देश ने अपने अपने, और भारत ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडिया के लिए भी एक टारगेट रखा था कि हमें 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना, एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है।
तो उसके लिए हम लोगों को पहल करनी चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा मुहिम रखा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो अगर हर आदमी एक पेड़ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक एक पेड़ अपने साथ लगाएगा, तो उससे पर्यावरण में बहुत ज्यादा सुधार होगा, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उपस्थित है, उसमें भी हमें काफी लाभ मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया था 13 अक्टूबर में। और इस साल का मैसेज ये था कि फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर, यानी आफत आने के बाद नहीं, उससे पहले हम तैयारी करें। तो अगर हम आज से एहतियात बरतेंगे तो कल बड़े नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आफत आने से पहले ऐसे कदम उठाएं, जैसे ट्री लगाना, पानी और बिजली को बचाना, और इमरजेंसी प्लान तैयार रखना, ताकि जब आफत आए तो नुकसान कम से कम और जान और माल का हिफाजत हो सके। तो आपको पता ही है कि आजकल काफी डिफॉरेस्टेशन चीजें हो रही है, डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट हमारा डिग्रेड हो रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो 81% है, और मीथेन जो है वो 10% है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 6% है, और अदर जो गैसेस हैं फ्लोरेटेड गैसेस वगैरह वो 3% है। तो इसलिए हमें टेरी वर्किंग ऑन अराउंड कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट, एंड वी हैव अराउंड 40 to 45 कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। So we are providing livelihood generation to farmers. if farmers agroforestry करते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो farmers हैं वो environment को clean कर रहे हैं, और वो जो एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा है उसको कम करने में उनका अहम योगदान है। तो उसके लिए हमें उनको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो हमने कुछ कार्बन फाइनेंस के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड करे हैं, और जिन फार्मर्स ने एग्रोफॉरेस्ट्री लगाई है उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए थ्रू कार्बन ट्रेडिंग के थ्रू। तो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। ब्रिजेश जी, आपका रुख करते हैं। ब्रिजेश जी, हमने जब देखा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपना जो लेख लिखा उसमें कहा कि भारत कंज्यूमर टू कंट्रीब्यूटर बन रहा है, और जब पीएम ने भी इसे शेयर किया तो उन्होंने कहा कि एवरी सिटीजन कैन लीड द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्राउंड लेवल पर यह बदलाव कैसे लाया जा सकता है, या हम कितना बदलाव होते देख रहे हैं? क्या इसे लेकर जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, खासकर स्कूल्स, ऑफिसेज और कम्युनिटी स्पेसेस में? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? हाँ, तो जैसे आपने शुरुआती में कहा कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक पीपुल सेंट्रिक मूवमेंट है, मतलब हर एक आदमी को इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तभी ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगा। तो अगर आप जैसे पर्सनल लेवल पे देखें, हम और आप जो सुबह से शाम तक जो करते हैं, या कोई भी सिटीजन हमारे देश का जो सुबह से शाम तक करता है, या इवन ग्लोबल लेवल पे भी, तो हम पानी यूज करते हैं, पानी को हम वेस्ट वाटर बनाते हैं, फिर हम वेस्ट पर प्रोड्यूस करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं सारी चीजें, हम पैकेजिंग मटेरियल खरीदते हैं, हम बैग्स यूज करते हैं। तो उन सभी चीजों में अगर हम अपना जिस तरह से हम हमारे जो जिस तरह द वे वी आर यूजिंग इट, अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, फॉर एग्जांपल अब पानी का ही है, देख लीजिए, सुबह से जब आप पानी यूज कर रहे हैं उसका वेस्टेज ना करें। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भाई आप जब ब्रश कर रहे हो तो टैप बंद रखो। तो वो छोटी छोटी बातें, लीकेज अगर आपके घर में है, पानी वाटर पाइप की लीकेजेस हो रही हैं तो उनको फिक्स कराइए ताकि पानी बेकार ना चला जाए। और आज के दिन में जो नए बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या हम उसमें जो हमारा सीवेज वाला पानी है जो हम फ्लश डाउन द टॉयलेट करते हैं, और जो बाकी जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं जैसे ब्रश वाला हो गया या किचन वाला पानी हो गया, क्या उसको हम सेपरेट रख सकें? उसको हम ग्रे वाटर रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो उस ग्रे वाटर को रिसाइकल करके हम उसको फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फ्रेश वाटर का कंजम्पशन कम हो जाए। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए और बहुत सारे देशों के लिए। बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो किस तरह से पानी का बेटर तरीके से मैनेजमेंट, हम इंडिविजुअल लेवल पे काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। अगर बंगलो वाला घर है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा लीजिए,
रिचार्ज कीजिए ग्राउंड वाटर को, क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे जा रहा है। जी। वेस्ट के रूप में देख लीजिए तो सूखा कचरा, गीला कचरा कम से कम वो कर दें। जो सिटीज ने उसको किया, आप देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण में उनका रैंकिंग काफी अच्छा है। जहां पे भी सोर्स सेग्रीगेशन हो पाया, एटलीस्ट सूखा कचरा गीला कचरा को अलग कर दिया, तो सूखे कचरे से मोस्टली रिसाइक्लेबल्स हैं, उसके रिसाइकलिंग की जा सकती है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगाया जा सकता है, जिससे रिसोर्स रिकवरी हो सकती है। गीला कचरा को हम कंपोस्टिंग बना सकते हैं। गवर्नमेंट सीबीजी बनाने के लिए भी इंसेंटिव दे रही है। सतत बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि लाइफ, लेकिन वो प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हम और आप जैसे कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री 1.4+ बिलियन पीपल, अगर हम अपना छोटा छोटा योगदान करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर सोर्स एग्रीगेशन। कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें ही करनी है, लेकिन उसी से एक, चूंकि 1.4 बिलियन पीपल है, दैट विल एड अप एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंज इन द कंट्री। और हो भी रहा है। अब मैं बोलता हूं कि ये, अब जैसे मैंने पहले भी कहा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण में देखे तो कुछ सिटीज काफी अच्छा कर रहे हैं, इंदौर और लाइक देयर आर सेवरल अदर सिटीज इन देयर जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कर पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर कंट्री, वी शुड बी एबल टू डू दैट। सिमिलरली एनर्जी की बात करें, एनर्जी, आप रात भर एसी चलाएं तो वो भी एक प्रॉब्लम है भाई। जब तक जो जरूरत है वहां तक ही आप यूज करो, और कम घर में नहीं हो तो लाइट ऑफ रखो। ये छोटी छोटी बातें हम कितनी बार हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसको हम आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम। बहुत बार हम लोग क्या उसको ठीक तरीके से बातें तो करते हैं, लेकिन उसको ठीक तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में उसको लेकर नहीं आते। लाइफस्टाइल ऑफ प्रोफेसर दुबे, जो जैसे जी प्रोफेसर दुबे, आप सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट पर काफी गहराई से काम करते हैं, इसे देखते हैं। लाइफ मिशन लाइफ की जब बात करते हैं, इसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की जो फिलॉसफी है, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ हमें अभी डिटेल में बताया, लेकिन क्या आप इसमें शहरों और शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी बड़ा फर्क देखते हैं क्या? छोटे कस्बों और शहरों में प्रैक्टिकली इसे कैसे लागू किया जा सकता है? तो अगर जैसे छोटे, सबसे पहला चीज है, भले आप बड़े शहर की बात करें या छोटे कस्बों की बात करें, जब तक हम ये गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट पिछले 10-15 साल से, कोई गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि प्लीज उसको कीजिए, रूल्स भी हैं, सब कुछ है। थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मैं मानता हूं कि हमारे जो ग्रामीण एरिया में या कस्बों एरिया में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पेस थोड़ी स्लो, आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद पेस स्लो है, उसमें काम करने की जरूरत है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए। तो अगर हम उसको सोर्स सेग्रीगेशन करेंगे तो रूरल एरियाज में भी कम से कम फर्टिलाइजर तो एक्चुअली रूरल एरियाज में काफी चाहिए हमें, तो हम कंपोस्ट बना लें, जो कि गवर्नमेंट का फिर 1:3 का रेशियो भी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो वो तभी पॉसिबल है जबकि वो फूड वेस्ट के साथ हम प्लास्टिक ना मिक्स करें। अगर हम प्लास्टिक मिक्स कर देंगे तो वो फिर जो खाद बनेगी उसका कोई यूज नहीं होता। तो वो चीजें अगर हम कर पाए तो उससे वी कैन जनरेट लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट की थोड़ी सी समस्या यह है कि वॉल्यूम उतनी नहीं हो पाती है एक छोटे से रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, तो वहां पे हमें एक क्लस्टर अप्रोच लेना पड़ेगा। वहां पे एक काइंड ऑफ कोऑपरेटिव काइंड ऑफ अप्रोच लेना पड़ेगा, जहां पे कि हम छोटे छोटे जो गांव हैं उनसे जो ये सूखा कचरा है उसको ले आए, हम एक नजदीक के बड़े शहरों में ले आए, या कुछ गांवों को, कुछ कस्बों को मिलाकर एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी बना ले और वहां पर ले जाकर हम उसको प्रोसेस करें। प्लास्टिक का अगर हम साफ रखें प्लास्टिक को, तो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकती है। तो इसी सबसे सर्कुलरिटी आएगी। हम जब सर्कुलरिटी की बात करते हैं, बेसिकली सर्कुलरिटी कहती है कि कोई वेस्ट प्रोड्यूस मत करो, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका कुछ वैल्यूबल रीयूज करो। तो दैट्स व्हाई रीयूज, रिसाइकल, पहले तो कम करो, कम नहीं कर पाते तो भाई उसको रिसाइकल करो, रिसाइकल नहीं कर सकते तो उसको कहीं रीयूज करो, वो भी नहीं कर पाते तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करो। तो दोज आर द काइंड ऑफ बेसिक कंपोनेंट जिससे कि सर्कुलरिटी आएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर वाली, जब बिहेवियरल चेंज की बात होती है, उसे सस्टेन रखने के लिए अवेयरनेस के साथ जो इकोनॉमिक कन्वीनियंस है वो भी ज़रूरी है। आपको लगता है कि मिशन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स और जो लोकल पॉलिसी नजेस है उनकी ज़रूरत है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और अगर हमें इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, आपको पता होगा कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हमारे यहाँ काफ़ी पहले से, अभी नया ये टर्म आया है, लेकिन आप देखेंगे पुराने ज़माने में लोग इससे पहले से जुड़े हुए हैं इंडिया के अंदर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम
EIACP बोलते हैं, जैसे इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो इसमें MOFCC ने पूरे देश भर में अवेयरनेस के लिए 54 रिसोर्स सेंटर्स एंड हब खोले हैं, और उसमें टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक वन ऑफ द रिसोर्स सेंटर है। तो इसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग द अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स, एंड उसको जो मिशन लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि हाउ टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द कम्युनिटी। तो इफ मैंने जैसे कि शुरुआत में आपको बताया कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एंड कारगर योजना है, जिसके अंतर्गत फार्मर्स जो है वो अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पंजाब में और गुजरात में और डिफरेंट इलाकों में फार्मर्स जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन उनकी जो टिम्बर और वो उनका जो आय आती है वो टिम्बर वैल्यू से आती है। लेकिन हम अभी एक जो मैंने बताया शुरुआत में कि कार्बन फाइनेंस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फार्मर्स एक एडिशनल इनकम ले सकते हैं। उनके ट्री स्पीसीज ने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया है वो वी कैन मेजर बाय, आपको पता होना चाहिए कि ट्री के अंदर 5 पूल्स ऑफ कार्बन होते हैं। अबव ग्राउंड बायोमास जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसकी छत होती है, एंड बिलो ग्राउंड बायोमास जो रूट होती है, एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे कि अभी हमारे उन्होंने बताया कि हम वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो फार्मर्स अगर केमिकल फर्टिलाइजर को ना यूज करके वर्मी कंपोस्ट यूज करता है तो उसकी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव होती है। और थर्ड पूल जो होता है वो लिटर एंड डेडवुड होता है। तो इन 5 पूल्स को मिलकर हम मेजर करके वो जो कंपनीज जो हैं, जो इंडस्ट्रीज जो हैं, जो देश जो है वो एमिशंस कर रहे हैं, उनके ऊपर एक परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड अगर वो एमिशन करते हैं तो उनके ऊपर उनको पेनल्टी देनी पड़ती है कि आप इससे बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड एमिशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए उनको डेवलपिंग नेशन से लाइक इंडिया से उनको ये परचेज करना पड़ता है कार्बन क्रेडिट्स इन द फॉर्म ऑफ जो भी हमने मेजर किया है। तो करेंटली अभी मैंने बताया कि हम लोग 40 से 50 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 40 प्रोजेक्ट जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड है, कुछ फॉरेस्ट जो है ब्लू इकोनॉमी बेस्ड है, मैंग्रोव इकोसिस्टम्स के हैं, और कुछ हमारे प्रोजेक्ट जो है वो रेड प्लस के हैं, जिसको हम रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहते हैं जी। और अभी आपको पता हुआ कि there is 2 type of market. One is the compliance market and another is the voluntary car market. तो compliance market अभी expired है, 2020 में expired हो गया था, लेकिन अभी जो COP हुई है बाकू में, उसमें दोबारा से आर्टिकल 6 को 6.0 को रिवाइव किया गया है, और अभी जो नेक्स्ट COP बेलम में होने जा रही है, जिसमें आई एम आल्सो गोइंग टू टेक द पार्ट। तो उसके अंदर वी विल डिस्कस हाउ कैन वी revive our compliance market and how can we revive जो हमारा जिसकी वजह से हमारे कंजर्वेशन के वाले जो प्रोजेक्ट हैं जो होल्ड पर हैं, उसको उस मेथोडोलॉजी को चेंज करके किस तरह से हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज इस तरह से हम हमारी जो कम्युनिटी है और हमारे जो फार्मर्स हैं उसकी हम लाइवलीहुड को इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हमने कई जगह पर इस इन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन एंड बहुत से फार्मर्स को इसका लाभ मिला है। बिल्कुल, यूपी के अंदर मिला है और जगह बिल्कुल। प्रोफेसर दुबे, हमने देखा है कि IIT खड़गपुर जैसे संस्थान जो है वो रिसर्च और इनोवेशन के हब हैं। कैसे आप समझाएंगे कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन मिशन लाइफ को नई दिशा दे सकते हैं? आगे किस तरह की प्लानिंग है? क्या कैंपसेस मॉडल बन सकते हैं? और एक और बात है जो मैं आपसे समझना चाहूँगी, अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या चेंज होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी ड्रॉप इन द ओशन इफेक्ट। ये इस बिहेवियर के पीछे, इस सोच के पीछे इसे कैसे टैकल किया जाए या इसे बदला जाए, मास मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए? जब भूपेंद्र यादव जी ने जो अपना लेख भी लिखा उसमें उन्होंने जो बात की है पर्सनल एक्शन और पब्लिक पॉलिसी की, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का जिक्र किया, कैसे उसके तहत 2.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगे हैं। तो कैसे आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं वो कैसे बड़ा बदलाव लाएं और इसके पीछे कैंपसेस कैसे मॉडल बन सकते हैं?
तो कैंपसेस एक मॉडल भी बन सकता है और कैंपसेस एक लिविंग लैब भी है, क्योंकि आपके पास, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास बैचलर स्टूडेंट्स, मास्टर स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, और हम लोग भी हैं, हम भी एक तरह से स्टूडेंट ही हैं, हम भी वी आर आल्सो लर्निंग एवरी डे। तो एक इकोसिस्टम है, लैब्स भी वेल अवेलेबल है हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए। तो कैंपसेस आर डेफिनेटली एक काफी अच्छा लिविंग लैब जैसा बन सकता है कि जो भी नए टेक्नोलॉजी हम रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया में हो, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसका एक पायलट बना के, उसकी टेस्टिंग करके, उसको फाइन ट्यून करके, उसका जो हम कहते हैं टेक्नो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। तो ये सारा कुछ हो रहा है। जो हमें डीएसटी, डीबीटी और एमओईएफ वगैरह से जो फंडिंग मिलती है, उसमें हम लोग वही करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी जो लैब में डेवलप होती है, वो मार्केट में नहीं जा पाती बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन इन टर्म्स ऑफ, एक तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल नहीं रह पाता। जब हम लैब में करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फूड वेस्ट पे काम कर रहा हूं, हमने काफी फूड वेस्ट पे काम किया, अगर आपने रिसेंटली देखा हो हमारा पब्लिकेशंस वगैरह, तो फूड वेस्ट हम मेक श्योर करते हैं कि वो केवल फूड वेस्ट है। लेकिन वही हम खड़गपुर टाउन में ही जब जाते हैं तो उसके साथ अंदर इतना ज्यादा दूसरी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर वो एनीथिंग इज ए रॉ मटेरियल ना, फूड वेस्ट आपका रॉ मटेरियल है उस टेक्नोलॉजी के लिए। तो वो अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता उसका, तो फिर हम जो चीजें हमारे कैंपस में काम कर पाती है वो बाहर नहीं काम कर पाती। तो उसको एक वी हैव टू रियली, वहां पर एजुकेशन काम पे आता है, जो आपने कहा कि एजुकेशन कैसे हो सकता है। तो वी नीड टू वर्क ए लॉट विद द लोकल कम्युनिटी। एक चीज मैं मानूंगा एज एन एकेडमिक एंड दैट हमने बहुत सारी चीजें लैब में तो बनाई और लैब में टेस्टिंग भी तो की, लेकिन लोकल पॉपुलेशन के साथ, जैसे इन एंड अराउंड खड़गपुर या इन एंड अराउंड एनी यूनिवर्सिटी, देयर आर ओनली वेरी फ्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हु हैज डन रियली, हैज अ वेरी गुड नेटवर्क विद द लोकल कम्युनिटी। तो पेपर पब्लिश हो जाता है, बच्चे भी ग्रेजुएट हो जाते हैं, देश में काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी में इंप्रूवमेंट हम नहीं ला पाए। उसके कारण क्या है, एक डिस्कनेक्ट है। तो उसके लिए वो जो आपने कहा एजुकेशन वाला पार्ट, वी नीड टू वर्क विद द लोकल कम्युनिटी। उनको लोकल लैंग्वेजेस में भी समझाना पड़ेगा। हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी है, तो उसमें लोकल लैंग्वेजेस में लोकल वर्कर्स के साथ बात करना कि भाई क्यों सोर्स एग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या हेल्थ इंपैक्ट होगा अगर आप नहीं करोगे तो वो कम्युनिकेशन थोड़ा सा हमें, आई थिंक वी नीड टू रियली वर्क ऑन दैट। वो एक पार्ट है जिसमें कि हमें काम करने की बहुत जरूरत है। और लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट या एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोनों में इस चीजों का जिक्र है कि उसको करना काफी जरूरी है। दूसरा कंपोनेंट जो आपने ड्रॉप इन द ओशन की बात की, बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है, तो वो भी है। तो आप अगर जैसे एक बूंद से क्या होगा, बट एट द सेम टाइम बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और अगर 1.4 बिलियन पीपल, अगर हम सब ये सोच लेंगे कि भाई हमारे करने से क्या होगा, तो प्रॉब्लम है। उसमें भी वही फिर से एजुकेशन वाली बात आती है, हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई एक फ्रॉम ए लोकेलिटी इसे कितना क्या वी हैव टू शो सम प्रोग्रेस, कि लोकेलिटी लेवल पे करें तो आप ये इतना का अपना लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या जो भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एंड वी हैव टू शो द एग्जांपल्स ऑफ, देयर आर सम गुड एग्जांपल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि वेयर द कम्युनिटी हैव कम टुगेदर, कम्युनिटी एक साथ आई तो वो क्या कर पाए। तो वो अंबिकापुर हो गया, इंदौर की बात पहले ही हमने की, और बाकी भी शहरें हैं जहाँ की वो चीजें अच्छी हुई हैं। शहरों के अंदर आर्ट्स हैं जिन्होंने की काफी अच्छा काम किया। तो वो सारे केस स्टडीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके वी नीड टू रियली टॉक टू द मासेस। एक कम्युनिकेशन का तो गैप है, आई विल कम्युनिकेशन, वी हैव टू रियली इंप्रूव कम्युनिकेटिंग अमॉन्ग अस, among all the different stakeholders of the country to really, हम सबको मालूम है गोल क्या है, हम सबको मालूम है क्या करना है, लेकिन एक साथ मिलकर एक टेबल पे बैठकर उसको really make it happen, उस चीज पे काम करने की बड़ी जरूरत है। लास्ट में आपका क्या मैसेज होगा प्रोफेसर दुबे और डॉक्टर वली, आप दोनों का। प्रोफेसर दुबे, अगर आप ही पहले बताएं, क्योंकि बात परंपरा की हुई है और विरासत से पर्यावरण की बात हो रही है, हमारी पुरानी परंपराओं की बात हो रही है कि कैसे वो गहराई से पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो हमारी परंपराओं में सस्टेनेबिलिटी गहराई से जुड़ी रहे, जैसे कम में ज्यादा करना, ये हमारी परंपरा रही है। तो क्या मिशन लाइफ इस ट्रेडिशनल विजडम को मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ सकता है? कैसे उन ट्रेडिशंस को भी हम जिंदा रखें? आखिर में आपका मैसेज क्या होगा?
डेफिनेटली मिसल लाइफ जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में जाएं, जिसके बारे में हम लोग भी काफी कुछ लेकिन रिसेंट लास्ट डिकेड वी हैव बीन लुकिंग एट क्वाइट क्लोजली, तो अब जो राजस्थान में जो हमारे वाटर हार्वेस्टिंग वाली जो प्रैक्टिसेस थी, या जिस तरह से इवन इफ यू गो इवन बियॉन्ड उससे जिस तरह से हमने डेवलप किया अपना सीवरेज नेटवर्क या वाटर सप्लाई नेटवर्क, तो वो सारा नॉलेज जो है उसमें वी कैन रीओरिएंट दैट नॉलेज। अभी बिकॉज ऑफ इन बिटवीन क्या हुआ कि थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बोलिए या जो भी बोलिए, हमारा थोड़ा सा रास्ता वी हैव अभी कंज्यूमरिज्म पे ज्यादा हो गया। हम अब चीजें भी उतनी आसानी से मिल जाती हैं, आप इतने सारे मॉल्स हैं, वहां जाएंगे खरीदेंगे चीज, अफोर्डेबिलिटी स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास, दे हैव लॉट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और उसके कारण कंजम्पशन बढ़ गया है। बट वी नीड टू काइंड ऑफ ब्रिंग बैक, एज यू सेड, ब्रिंग बैक दैट कि उसको हमें वापस लेकर आना है कि किस तरह से हम कम से ज्यादा कर पाए और चीजों को, और एट द सेम टाइम जो हमारे पास जो सेकेंडरी मटेरियल्स है जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट एक्चुअली मिसप्लेस्ड रिसोर्स है। वेस्ट नहीं है, वो एक मटेरियल था, आपने फेंक दिया तो वेस्ट हो गया। तो उसको किस तरह से हम वापस अपने इकोनॉमी में लेके आए, और उससे काफी जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जॉब्स इन द कंट्री। और आखिर में डॉक्टर वली, आपका बहुत संक्षेप में आपका मैसेज क्या होगा डॉक्टर वली, खासकर आम नागरिकों के लिए? अगर टॉप 3 लाइफ एक्शंस की बात करें तो कौन से होंगे जिनसे इमीडिएट पॉजिटिव असर दिखे, बहुत संक्षेप में? मैं बहुत संक्षेप में मेरा मैसेज ये रहेगा कि सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना होगा, तभी हमारा जो पर्यावरण है वो सुधर सकता है। जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम उसको उस पर अमल करेंगे उसके ऊपर, तो हम लोग डेफिनेटली इन्वायरमेंट को क्लीन बना सकते हैं। जैसे कि हम घर में भी अपने बच्चों को ये सीख दें कि भाई हमें एनर्जी या वाटर को कैसे कम सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और किस तरह से, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वेस्ट जो है वो वेस्ट एक्चुअली वेस्ट नहीं है, वो बेसिकली उसको अगर आप फेंक देंगे तब वेस्ट होगा वो। तो आई एम 100% एग्री विद दिस कि अगर हम लोग सोच समझकर कदम उठाएंगे तो हम डेफिनेटली पर्यावरण को में सुधार ला सकते हैं। और मुझे एक बात श्री प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी लगती है, एक जो कि उन्होंने इसमें कहा कि एक पेड़ माँ के नाम। अगर हर आदमी ये प्रयास करे कि एक पेड़ अगर लगाता है तो उससे हमारे एनवायरमेंट में काफी दर्जे का सुधार हो सकता है। दिस इज माय मैसेज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका, डॉक्टर वली, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमने देखा और समझा कि मिशन लाइफ कोई डिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, ये हमारे जीवन का तरीका बन सकता है जब हर घर, हर संस्था और हर शहर एक छोटा कदम उठाएं तो कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि व्हेन एवरी इंडिविजुअल बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द एनवायरनमेंट द कलेक्टिव इम्पैक्ट विल बी इमेंस। तो आइए हम सब मिलकर इस मिशन को सिर्फ कैंपेन भर नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बनाएं फॉर अ बेटर planet and a sustainable tomorrow. Namaskar. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।